तो जो फॉरेक्स मार्केट है बेसिकली वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है। इसका डेली का जो टर्नओवर है सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम वो $7 ट्रिलियन है। तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि कोई बंदा $10 को विद इन फ्यू मंथ्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट कर ले? क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो इस दफ़ा आप ठीक हो जाएंगे, अब आपको आ गया कुछ, अब आपको आ गया कुछ, लेकिन ये लूप चलता रहेगा और अगर आप डैम और बैक टेस्टिंग पे नहीं जाते ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा। हर किसी को मार्केट टोटली डिफरेंट नज़र आती है। एक टाइम जिस पे लोग सेल कर रहे हैं उसी टाइम पे लोग बाय कर रहे हैं और दोनों को 100% श्योर है कि ये ट्रेड या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे परसीव किस तरह से कर रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये वाली ऊपर जाएगी मुझे श्योर है और आप इसलिए तीसरी ट्रेड लेने वाले 2 लॉसेस के बाद, तो तीसरा भी पक्का लॉस होगा। इवन माई फॉरेक्स फंड्स एक कंपनी थी जिसके ऊपर $300 मिलियन का फिर स्कैम केस हुआ इन द यूएस। मैं इनकम के क्वेश्चन ज़्यादा आंसर नहीं करता, लेकिन मैं इसे थोड़ा घुमा के बता दें। मैं इसे इस तरह से आंसर कर देता हूँ कि रिसेंटली अभी एक स्टडी आई थी कि पाकिस्तान में एवरेज हमारे पास इनकम क्या है। पिछले महीने मैंने एवरेज इनकम के 4 साल के पैसे बनाए थे। तो मैं इसे इस तरह से आंसर बस ठीक है, वो आप गूगल कर लीजिए। हाँ सही है, अब वो गूगल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की हाउ टू डू की पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया अब्दुल राफी भाई को, जो पिछले 3 साल से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग चाहे आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आज की ये पॉडकास्ट आपको लाजमी एंड तक सुननी चाहिए। इसके अंदर हमने मार्केट रिस्क को बहुत डीपली डिस्कस किया। अगर आप एक बिगनर हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको कहाँ से स्टार्ट लेना है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कंप्लीट रोड मैप हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इसमें डिस्कस किया है। तो अगर आप एक बिगनर हैं लाजमी इसको देखें। फिर मार्केट रिस्क क्या हैं, किस तरह से ऐप्स आपको बेवकूफ़ बनाती हैं, गैम्बलिंग करवा रही हैं आपसे और आपके पैसे हड़प रही हैं, किस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज जो फंडिंग के नाम पे आपके साथ फ्रॉड कर रही होती है, हमने उसको भी बड़ा डीपली डिस्कस किया है। तो ये बहुत फ्रूटफुल पॉडकास्ट है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को अपने किसी दोस्त के साथ, ऐसे दोस्त के साथ लाजमी शेयर करो जो कि आजकल क्रिप्टो में इवन के इन्वेस्टिंग का सोच रहा है या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आना चाह रहा है। उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं, बट ये पॉडकास्ट आप उसके साथ लाजमी शेयर करो ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले सके। बैक टू द पॉडकास्ट। अच्छा राफी, अगर एक बिगनर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहता है तो उसका वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले स्टेप्स पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज़ है। जब हम वर्ड फॉरेक्स सुनते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली इसमें हम कोई करेंसीज एक्सचेंज करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट का अगर मैं इंट्रो देता चलूँ ऑडियंस को, तो जो फॉरेक्स मार्केट है बेसिकली वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है। इसका डेली का जो टर्नओवर है सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम वो $7 ट्रिलियन है। हम क्रिप्टो की बात करते हैं, हमारे पास स्टॉक मार्केट है, लेकिन ये इसके करीब भी नहीं आती है। सो लाइक ओवरऑल अगर क्रिप्टो मार्केट की आजकल बात करें तो आई थिंक $500 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन इसका ओवरऑल मार्केट कैप है। ये सारे पैसे हैं क्रिप्टो में इस वक्त। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के ना $7 ट्रिलियन हर रोज ट्रेड होते हैं। लाइक डेली का टर्न वॉल्यूम है। साल में जाएंगे या ओवरऑल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो बेसिकली ये सब करेंसीज हैं इसमें। इसके अलावा जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कमोडिटीज़ भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कमोडिटीज़ के अंदर हमारे पास बेसिकली गोल्ड आ जाता है, लेकिन थ्रू आउट इससे हम गोल्ड को ऑलमोस्ट एज अ फॉरेक्स करेंसी पेयर ही यूज़ करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली गोल्ड है हमारे पास, सिल्वर हो गया, इस तरह हमारे पास कमोडिटीज़ आ जाती हैं। अब जो हमारे पास फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं उनमें ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करते हैं। सो आप करेंसी पेयर्स भी कर सकते हैं, कमोडिटीज़ भी कर सकते हैं, इवन स्टॉक्स भी कुछ प्रोवाइड करते हैं और इवन क्रिप्टो भी इसमें एडेड है जो मेन पेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह। सो ओवरऑल ब्रोकर्स इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड कर देते हैं टू ट्रेड। तो राफी भाई, एक बिगिनर का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहता है? अच्छा, जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की तो कोई भी ऑनलाइन आजकल जो हम लोग काम कर रहे हैं या कोई भी इवन बिजनेस है, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उससे सीखना पड़ता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक मैं कहूँगा जो डिसएडवांटेज जिसे मैं काउंट करूँगा ये है कि इसका एंट्री बैरियर बहुत लो है। सो लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स ऑफर करते हैं, आप लिटरली $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो $10 तो हर किसी के पास हैं। सो बेसिकली एंट्री बैरियर लो होने की वजह से हर कोई बगैर सीखे फ़ौरन, और इस तरह से हमारे पास जो सोशल मीडिया है उसने इसको ग्लैमराइज इतना ज़्यादा कर दिया हो कि हर कोई डायरेक्ट आता है, उससे लगता है कि वो $10 को या इसको कन्वर्ट कर लेगा बड़ी अमाउंट्स में, विच इज़ ट्रू, कुछ लोग करते हैं, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले करनी पड़ती हैं। सो सबसे पहला स्टेप है कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखें। तो इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत है या नॉर्मल से वैसे चल जाता है? बिकॉज $10 अगर एक एंट्री बैरियर आप कहते हैं बहुत लो है, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि कोई बंदा $10 को विद इन फ्यू मंथ्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट कर ले? नहीं, अगर हम बात करें $10 की तो पॉसिबल नहीं होगा, और स्पेशली एज अ बिगिनर अभी आपकी साइकोलॉजी करेक्ट नहीं है। और $10 अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ तो मे बी
1 in a million केस है. सो लाइक मे बी 1 लाख में से या 10 लाख में से कोई 2, 3, 10 लोग इसे कर पाएँ, ज़्यादा नहीं. एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस है. इवन अगर मैं बात करूँ कि जो दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं हमारे पास, जो जिनके पास हेज फंड्स हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कैपिटल मैनेज करते हैं, उनका अगर हम ईयरली रिटर्न देखें तो वो 8 से 12% बनता है. ऑब्वियसली वो अब उसमें वो रिस्क उस तरह से अपना मैनेज करते हैं, कम रिस्क वगैरह करते हैं, लेकिन ये बेस्ट ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर हम $10 पे 8-10% की बात करेंगे तो आई थिंक एक माह में, एक साल में $1 बनेगा. और नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि 25 दिन में पैसा डबल की स्कीमें चल रही है. बिल्कुल, ये स्कीमें ऐसे होता नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. तो अगर बिगिनर अब सीखना चाहता है तो कहाँ से स्टार्ट करें? एज अ बिगिनर आई थिंक थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग से पहले भी कुछ स्किल्स फ्रीलांसिंग वगैरह की हुई है, तो उसमें हमेशा एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है वो यूट्यूब रहा है. सो लाइक यूट्यूब एक गोल्ड माइन है नॉलेज का, अगर आप उसे यूज़ करें करेक्टली. हम उस पर ड्रामास देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ सर्च भी कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट एवरी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है. मे बी आपको उस तरह से क्लियर रोड मैप ना मिले, लेकिन अगर आप पीसीस को खुद कलेक्ट कर सकते हैं तो यूट्यूब बेस्ट गोल्ड माइन है नॉलेज की. सो आई थिंक एज अ बिगिनर आप गूगल पे जा सकते हैं. गूगल पे बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज पड़ा हुआ है. एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल बेबी पिप्स, तो वो प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है. इट इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्म, लेकिन आप लिटरली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री सीख सकते हैं. सो यूट्यूब, गूगल ये बेस्ट चीज़ें हैं कोई भी स्किल सीखना. तो अगर एक बंदा लेट्स से 2-3 माह लगाता है, यूट्यूब से, गूगल से पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया, तो उसको एक जाहिर है जब नॉलेज ली उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, तो आते क्या वो मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दे. ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मोस्ट जो बिगिनर्स हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं. उन्होंने यूट्यूब से कोर्स कर लिया, उन्होंने किसी भी ट्रेडर को देख लिया. इवन कुछ लोगों ने लेट्स से पेड कोर्सेज भी लेके उन्होंने किसी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी सीख ली. लेकिन द पॉइंट इसके मार्केट में जो एक ट्रेडर की, हर ट्रेडर की ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है. इवन तो उसका नाम बेशक सेम हो, लेकिन कुछ पैटर्न्स चेंज होते हैं, कुछ तरीकाकार हर ट्रेडर के डिफरेंट होते हैं. तो जब तक आप मार्केट में उसे एक्सपीरियंस नहीं करते, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप उस तरह से उस स्ट्रैटेजी का ग्रैब हासिल नहीं कर सकते. सो बेसिकली आफ्टर लर्निंग जो सबसे पहले व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि आप जाके डेमो पे काम करें. आप डेमो ट्रेडिंग करें 3 से 6 माह कम से कम, प्लस आप बैक टेस्टिंग करें. अगर आप में पेशेंस की कमी है, आप जल्दी से मार्केट में आना चाह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप बैक टेस्टिंग कर लें. आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी डेमो ट्रेडिंग भी हो जाएगी. वैसे ये डेमो ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग क्या होती है? सो बेसिकली डेमो ट्रेडिंग ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक रियल लाइफ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल $1000. लेकिन डेमो में ये होता है कि बेसिकली अकाउंट्स हैं वो आपको डमी लाइक फेक मनी, सिर्फ ऑन पेपर आपको $1000, $10,000 प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके ऊपर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रॉफिट नहीं बनता, किसी का कोई लॉस नहीं होता. सो बेसिकली एक प्रैक्टिस की चीज़ है. लेकिन जहाँ तक बात रही बैक टेस्टिंग की, तो बैक टेस्टिंग का बेसिकली उसके अंदर हम जो पास्ट मार्केट्स हैं लाइक 6 माह की, साल की, 2 साल की, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं. सो वो बेसिकली हमारे पास एक डाटा है जो पास पड़ा है, उसे हम अवेलेबल करते हैं थ्रू सम सॉफ्टवेयर्स. और अब फॉर एग्जांपल अब एक बंदा कहता है कि मैं हर रोज़ 1-2 ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे 6 माह की ट्रेडिंग के बाद 6 माह का एक्सपीरियंस आएगा. बैक टेस्टिंग में ये होता है कि आपके पास 6 माह का डाटा है, तो अगर आप दिन रात लगा सकते हैं तो आप 2 हफ्तों में उस 6 माह का डाटा ट्रेड कर लेंगे. वहाँ से आपके पास 6 माह का एक्सपीरियंस आ गया 2 हफ्तों में. जहाँ अगर आप डेमो ट्रेडिंग करते तो आपको 6 माह लग जाते, क्योंकि 6 माह की मार्केट्स ट्रेड करके आपके पास 6 माह का एक्सपीरियंस आता. अच्छा, तो इसके अंदर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, ये जो अभी आपने बात की डेमो अकाउंट की, इसमें $1000 या $10,000 आपको डमी मिल जाते हैं. मैंने अक्सर ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी हैं जिसके अंदर कंपनीज दिखा रही होती है कि देखो हमारे पास ट्रेड करना बड़ा सिंपल है, आपने पैसे लगाए और आपने सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या ग्राफ नीचे जा रहा है, तो वो प्रेडिक्ट करेंगे तो आपके पैसे बन जाएंगे. क्या ये रियलिटी है या ये फॉल्स मार्केटिंग हो रही है? सो बेसिकली ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे गैम्बलिंग हो रही है. इस पे आगे हम बात करेंगे, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली, इसे बाइनरी के नाम से भी जाना है, इसके मुख्तलिफ नाम है. सो बेसिकली ये प्योर गैम्बलिंग है. सो लाइक ये ट्रेडिंग के नाम पे होता है. अब इसके अंदर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐप्स हैं वो क्रिकेट के ऊपर भी करवा रही हैं. अब कुछ ऐप्स हैं जिन्होंने अपने आप को सोलली पर्पस कर दिया ट्रेडिंग की तरफ. तो बेसिकली उनका काम क्या है, उन्होंने कहना है कि आप ग्राफ को प्रेडिक्ट करें, आपकी 1 मिनट की ट्रेड होगी, अगर आप एक इंच भी, एक पिप भी ऊपर रहे तो आप जीत गए, आपको 80% प्रॉफिट मिल जाएगा. अगर आपके जो आपका प्रेडिक्शन है वो गलत है तो आपको लॉस हो जाएगा. सो बेसिकली ये प्योर गैम्बलिंग है ऑन द नेम ऑफ फॉरेक्स, जिसकी एड्स के अंदर तो सिर्फ वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहे हैं. बिल्कुल, और जिसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी होती है, क्योंकि ज़्यादातर बिगिनर्स एड्स को देखते हैं इस तरह से, उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं बेसिकली कर रहे, वो गैम्बलिंग और बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली वो वर्क नहीं करेगी आपके लिए. स्टार्ट में कितना कैपिटल एक बिगिनर के पास होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? क्या
जो कुछ है जमा पूंजी डाल दे उसके अंदर और स्टार्ट कर दे? नहीं, जमा पूंजी बिल्कुल नहीं इसके अंदर डाली। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब आपने सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप बैक टेस्टिंग करें, डेमो ट्रेडिंग करें, उससे आपके पास डाटा आना चाहिए। जब आपके पास डाटा आ गया कि 6 माह के अंदर पिछले 3 माह में आपने प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग की है, आपका लेट्स से जो स्कोर था वो 60% था, जो विन रेशो है 60% था, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:1 था या 1:2 था, जो भी था। लेकिन जब आपके पास डाटा आ गया उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि इवन एट दिस लेवल अगर आपके पास 5-6 इकट्ठे लॉसेज होते हैं तो आपको अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे शक होता है, पता नहीं मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं। और स्पेशली जब आप सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो और भी ट्रेडर्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं। सो अगर आपके 6 लॉसेज हो गए और उसके 6 विन्स हो गए तो आपको लगेगा मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है, मैं उससे सीख लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप अपना डाटा इकट्ठा करें, जब आप प्रॉफिटेबल हैं, आपको नज़र आ रहा है कि स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉफिटेबल है, आफ्टर डैट आप इन्वेस्ट करें। अब कितने इन्वेस्ट करने चाहिए इसका मैं कोई एक सर्टेन आंसर नहीं दे सकता, लेकिन डिपेंड करता है कि आप एक बिगिनर को आई थिंक एटलीस्ट $1000 से स्टार्ट करना चाहिए, $500 to $1000। अब उसकी रीज़न ये है कि होता ही है कि बेसिकली मैं यहाँ पे कह सकता था कि हम 50 या 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप साइकोलॉजी सीखने के लिए 50-100 कर रहे हैं तो वो बेस्ट एडवाइस है। आप 50-100 से इन्वेस्ट करें और आप उसे अपनी साइकोलॉजी करेक्ट करें। लेकिन अगर आपने आके उसे कन्वर्जन करने की कोशिश करनी है कि 50 को मैं महीने में 1000 कर लूँ, उसमें आप मार खाएंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि आप 10 दफ़ा 50-50 करते रहें, थ्रू आउट द टाइम आप एक ही दफ़ा 500 कर लें, 1000 कर लें, यहाँ से आप स्टार्ट करें। तो ये साइकोलॉजी को करेक्ट करने की आपके क्या मुराद है, क्या मतलब साइकोलॉजी? सो बेसिकली जब आप डेमो ट्रेडिंग के अंदर करके आते हैं तो आपने अभी तक रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया, एक डेमो मनी थी, आपकी इमोशंस इन्वेस्टेड नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब लाइव मार्केट के अंदर आप आते हैं, जब आप लाइव मार्केट के अंदर बेसिकली आते हैं तो उसके अंदर आपने ट्रेड प्लेस की, अब वो माइनस आपको नज़र आ रहा है, -$1 -$2। अब इसमें आपको इमोशंस नज़र आ रहे हैं, आपके पैसे हाथ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं और कभी कभी आते हुए नज़र आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, मैं क्लोज करूँ या ना करूँ। सो इमोशंस आ जाते हैं, ग्रीड आ जाता है, फियर आ जाता है, फोमो हो जाता है। अगर आप एक ट्रेड लेने वाले थे, किसी वजह से आप एग्जीक्यूट नहीं कर सके, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अच्छा राफे भाई, अगर मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो बहुत सारे लोग सर्विसेज देते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम आपके फंड्स वगैरह मैनेज करेंगे। तो क्या ऐसी सर्विसेज हमें लेनी चाहिए? अगर लेनी चाहिए तो क्यों? अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्योंकि हमारी हक लाल की कमाई है, हार्ड एंड मनी है, तो किसी भी ऐसे ही उस पर ट्रस्ट करके देना। अच्छा, इसके अंदर आफ्टर द कोर्स, जब मेरा कोर्स आया था आपके चैनल के ऊपर, आफ्टर दैट काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मुझे अप्रोच किया। दे वर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी कि आप हमारे पैसे मैनेज कर लें, क्योंकि स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो ऑलरेडी दे आर वर्किंग हार्ड, उनके पास पैसे हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो मेरी इसके अंदर सिंपल सी एडवाइस है कि किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को या किसी भी ट्रेडर को आप अपने पैसे ट्रेड करने के लिए नहीं दें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप हेज फंड्स की तरफ चले जाएँ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ चले जाएँ, मे बी S&P 500, बट आप किसी भी एक्टिव ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं दें। आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी बैड डिसीजन। अच्छा राफे भाई, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आज आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से लिया, आपके पास इनिशियल फंड्स कैसे आए, पैसे उधार लिए किसी से या खुद अर्न किए, क्या किया आपने? सो बेसिकली मैं ट्रेडिंग में आज से 3 साल पहले आया था, लेकिन इससे 2 साल पहले मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह की हुई थी। सो मेरे पास कुछ फंड्स थे, कुछ सेविंग्स थी जो मैंने आके सारी की सारी इन्वेस्ट कर दी, और उसे मैं अपनी काफ़ी बड़ी मिस्टेक गिनता हूँ, जिस वजह से आज मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ कि डू नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर मनी। सो बेसिकली वो मैंने जो कुछ तकरीबन 2 साल में बचाया वो मैंने 2 माह में उड़ा दिया। कितने होंगे अराउंड? वो अराउंड $2-3 हज़ार थे, ठीक है। तो अब वो मैंने वो सेविंग्स जो थी मैंने वहाँ पे आते 2 माह के अंदर वो उड़ा दी, विच वाज अ बिग शॉक फॉर मी। सो आफ्टर दैट इस तरह से होता रहा कि मैंने काम कंटिन्यू किया अपना, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग का, कुछ पैसे कहीं से भी उधार भी लिए, उससे पैसे लिए, इस तरह कर करके भी ट्रेडिंग की, लेकिन सिर्फ अकाउंट ब्लॉक किए, डाउन से डाउन जाता रहा। सो आफ्टर डैट फिर मैंने हार्ड वे से सीख के फिर मैं डेमो और बैक टेस्टिंग पे गया। आफ्टर डैट मुझे समझ आई कि इस तरह से मैं सिर्फ अकाउंट्स ब्लो करता जाऊँगा। ये एक लूप है बेसिकली, कि आपको लगता है कि इस दफ़ा जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो इस दफ़ा आप ठीक हो जाएंगे, अब आपको आ गया कुछ, लेकिन ये लूप चलता रहेगा, और अगर आप डेमो और बैक टेस्टिंग पे नहीं जाते ये लूप कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, आप बिगनर्स को क्या एडवाइस होगे, क्योंकि आप भी, हमने थोड़ी देर पहले साइकोलॉजी की भी बात की है, क्यों आखिर वैसा नहीं कर पाते कि अगर उन्हें लॉस हो रहा है तो एक्सेप्ट करें ना, हो गया, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो वो ट्रेड क्लोज नहीं करते, प्रॉफिट हो रहा है तो तब भी नहीं करते, और प्रॉफिट होगा
और लॉस में ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अब लॉस खत्म होगा, अब मार्केट ऊपर जाएगी, इससे वो कैसे डील करें? आई थिंक ये टोटली आ जाता है इमोशंस के ऊपर। सो स्टार्ट के ऊपर तो इस तरह के इमोशंस आई विल से कि लाइफ में ओवरऑल एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलते। सो लाइक इन फ्यू सेकंड्स आपको ग्रीड होता है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, और आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको ऐसा लगता है कि आप लॉस में जा रहे हैं, तो आपने गलती कर दी, आपको क्लोज कर देना चाहिए था। सो फोमो, फियर, ग्रीड, ये सब ऐसी इमोशंस हैं जो आप विद इन फ्यू मिनट्स फील कर रहे होते हैं। तो ये एज अ बिगिनर, एज अ ह्यूमन काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हम इमोशनल बीइंग्स हैं। सो आई थिंक आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम इसे प्रैक्टिस कर करके, इसे मैनेज कर करके, कुछ रूल्स बना के अपनी बाउंड्रीज बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बाउंड्री है जो मैंने एक बहुत अच्छे ट्रेडर से सीखी थी कि 1 to 2 ट्रेड्स अ डे। सो मुझे पता है अगर मुझे एक लॉस हो गया दिन में या 2 लॉस हो गए हैं तो मैंने स्क्रीन से उठ जाना है। अब मुझे बेशक कोई बेस्ट सेटअप भी नज़र आ रहा है, मैं नहीं लूँगा, मुझे वो नहीं लेना क्योंकि मैं 2 लॉसेस कर चुका हूँ। सो आई थिंक अगर आप अपने ऊपर बाउंड्रीज लगाएंगे तो ही आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग ही आपके इमोशंस को इनसेट ला सकती है। तो बेसिकली अपने रूल्स खुद डिफाइन करें कि मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इन सिंपल वर्ड्स। बिल्कुल। और उसके बाद इनफ है। ऐसा ही है। बेशक आपको कोई ट्रेड ऐसी मिल भी रही है कि लग रहा है कि हाँ होगा प्रॉफिट, स्टिल रूल को आपने फॉलो करना स्ट्रिक्टली। सो बेसिकली हर ट्रेड लेने से पहले ऐसे ही लग रहा होता है कि आपको इस ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इमोशंस के ऊपर नहीं जाना, आपको क्या लग रहा है, इससे मार्केट नहीं चलेगी। मार्केट उस तरह चलेगी जिस तरह वो चलेगी। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या इस वक्त मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी है, क्या मैं रेडी हूँ, क्या ये डिसीजन इमोशंस बेस्ड है या वाकई मार्केट में हो रहा है। बिकॉज हमें मार्केट में वो नज़र आता है जो हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल लाइफ की तरह। जो हम देखना चाह रहे हैं हमें वही नज़र आता है। सो बेसिकली जो आपका माइंड सेट है वही मार्केट के ऊपर प्रिंट हो रहा होता है। हर किसी को मार्केट टोटली डिफरेंट नज़र आती है। एक टाइम जिस पे लोग सेल कर रहे हैं उसी टाइम पे लोग बाय कर रहे हैं, और दोनों को 100% श्योर है कि ये ट्रेड या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे परसीव किस तरह से कर रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये वाली ऊपर जाएगी, मुझे श्योर है, और आप इसलिए तीसरी ट्रेड लेने वाले 2 लॉसेस के बाद, तो तीसरा भी पक्का लॉस होगा। अच्छा राफी भाई, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि राफी भाई इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस क्वेश्चन, बट मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आपने ऑब्वियसली इस पर कुछ ना कुछ रिसर्च ही होगी। स्पेशली एज अ मुस्लिम हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम। आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, हम कोई फतवा नहीं दे रहे, फतवा लेने के लिए ऑब्वियसली आप मुफ्ती हज़रात के पास जाएं। जस्ट एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने भी कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इज़ इट हलाल और नॉट? सो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं और इसे आंसर नहीं करते हैं। सो बेसिकली मैं इसके अंदर ये बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि सबसे पहले आई विल से कि आप जाके खुद रिसर्च करें। हम मुसलमान हैं, हमारा दिन इस्लाम है, तो हमारे पास 2 चीज़ें जहाँ पे हम अपने रिसर्च कर सकते हैं, वो कुरान और हदीस। सो आई विल से सबसे पहला काम यह है कि आप जाके अपने रिसर्च खुद करें। आप जाके कुरान के अंदर से चीज़ें देखें, हदीस के अंदर से चीज़ें देखें। उसके बाद आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, किसी मुफ्ती वगैरह से, जैसा आप करना चाहें। सो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपने तौर पे बात करूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है, तो हमारे पास 2 चीज़ें हो सकती हैं जिसके अंदर हमें इस्लामिकली इसमें प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले इंटरेस्ट, कि इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे कब करते हैं, कैसे होता है। सो बेसिकली हम लोग करते हैं फॉरेक्स में डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने विद इन अ डे इस ट्रेड को क्लोज करना है। स्विंग ट्रेडिंग अलग है, लोग हफ्तों भी ट्रेड करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ डे ट्रेडिंग की, इंट्राडे या स्कैल्पिंग जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि हमने विद इन 24 आवर्स क्लोज कर देनी होती है ट्रेड, और ये जो इंटरेस्ट है या स्वैप फीस है ये अप्लाई होती है आफ्टर 24 आवर्स। सो मैंने जब से मुझे इस चीज़ का पता चला हुआ, मैंने पिछले 2 सालों से आज तक एक सेंट भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैं सिंपली मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हर रोज़ मेरी ट्रेड क्लोज हो जाती है बिफोर 24 आवर्स, एक्चुअली इन 2 आवर्स बेसिकली डिपेंड करता है। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर हम इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। यस देयर इज़ अ एलिमेंट कि अगर आप 24 आवर्स होल्ड करेंगे तो आप पे करेंगे, लेकिन इसमें हम करते ही नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाता है गैम्बलिंग का, और गैम्बलिंग इसमें कन्फ्यूज इस तरह हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया बाइनरी ट्रेडिंग। सो बेसिकली 1 मिनट 2 मिनट की जो ट्रेड्स हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तो फॉरेक्स के साथ ये मिक्स हो चुकी है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि 90% या 80% जितने भी परसेंटेज है लोग लूज़ करते हैं, तो गैम्बलिंग में भी बेसिकली ऐसे होता है। तो अगर हम बिजनेसेस के ऊपर भी रिसर्च करें तो 80 to 90% ऑफ स्टार्टअप्स भी जो हैं वो फेल हो जाते हैं जो ही वो स्टार्ट होते हैं। तो इसकी रेजोनेंस उस तरह से गैम्बलिंग से बिल्कुल नहीं बनती। द रीज़न पीपल कंपेयर इट विद दैट इज़ बिकॉज के हमारे पास जो गैम्बलिंग है, क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर भी हम कुछ स्क्रीन्स हैं, उसके ऊपर हम कुछ बटन दबा रहे हैं, तो आजकल हमारे पास जो गैम्बलिंग ऐप्स आई हुई हैं ऑलमोस्ट उसके ऊपर भी ऐसे ही हो रहा होता है। तो ये आपस में इतनी ज़्यादा इंटरमिक्सड हो गए हैं तो कि लोग इसे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। दूसरा हमारे पास अगर मैं मुफ्ती हज़रात के वाले से बात करूँ तो एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं मुफ्ती मेंक,
उनका इसके ऊपर है कि उन्होंने इसे परमिसिबल कहा हुआ है। उसके बाद एक मस्जिद नबवी के अंदर एक स्कॉलर हैं, वो अब साउथ अफ्रीका के रिसेंटली जो इस्लामिक काउंसिल थी उसके वो हेड थे, तो उन्होंने भी इसके ऊपर प्रॉपर 4-5 पेजेस का एक फतवा जारी किया हुआ है कि ये परमिसिबल है और ये क्यों परमिसिबल है। और जब तक आप इसे प्रूव नहीं करते, इस्लाम के अंदर जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, इन स्टार्ट एवरीथिंग इज़ हलाल बाय डिफ़ॉल्ट। आपको बेसिकली थ्रू कुरान और हदीस प्रूव करना होता है या लाइक बताना होता है कि इस तरह से हराम हुई है, इस तरह से हराम हुई है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाई आई थिंक इट इज़ राइट। स्टिल आप ये रिकमेंड करते हैं कि भाई अपनी रिसर्च आप खुद करें। देखिए रिसर्च दीन आप खुद है, करें, दीन बिल्कुल आपका, आपने अपनी कब्र में जाना, आप अपनी रिसर्च करें। अब कुछ हज़रात हैं जो समझते हैं, कुछ मुफ्ती लोग समझते हैं ठीक नहीं है, बिल्कुल, एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपनी रिसर्च खुद करें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपके लिए है या नहीं। अच्छा, इसी में थोड़ा एक और सवाल है कि रेगुलरिटी के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया लीगल है या इलीगल है? अच्छा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लीगलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक ब्रोकर है, ठीक है, जो पाकिस्तान की तरफ से कह सकते हैं कि एक रेगुलेटेड ब्रोकर है। अब उसमें स्प्रेड और कमीशन वगैरह जो चार्जेस है बहुत गंदे हैं, लेकिन अगर आप उसके थ्रू ट्रेड करेंगे तो वो लीगल है, ठीक है, वो उसके थ्रू अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो लीगल है। बाकी जो कुछ ब्रोकर्स हैं जो जिन्हें पाकिस्तान फॉर एग्जांपल थ्रू हुकूमत ने कहा होगा मे बी कि आप इनके थ्रू ट्रेड ना करें, सेम गोज़ इन इंडिया। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो पॉइंट क्या है इन दोनों चीज़ों का, तो वो ये है कि हमारी जो दोनों हुकूमतें हैं, इंडिया की भी और पाकिस्तान की, वो ये नहीं चाहती कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जाएँ। अब कुछ लोग चाहें तो वो जो रेगुलेटेड ब्रोकर है आप उससे जाके काम कर सकते हैं, अगर उनके थ्रू करते हैं फिर कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वो कम्प्लीटली लीगल है। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के थ्रू भी जा रहे हैं तो आप थ्रू क्रिप्टो कर सकते हैं। सो लाइक आप डायरेक्टली पैसे थ्रू बैंक सेंड ना करें, ठीक है, और मतलब ये एक अदर वे है। बिल्कुल, ये अदर वे है। लेकिन क्रिप्टो भी हमारे मुल्क में तो क्रिप्टो भी बैन है। हाँ, हमारे मुल्क में काफ़ी कुछ बैन है और ऐसे ही होता जा रहा है, लेकिन थ्रू क्रिप्टो आप जब उस पर कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो बेसिकली अब आप डॉलर्स बाहर नहीं भेज रहे, आपने एक सर्टन क्रिप्टो करेंसी बाई की और आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। या इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अगर कोई बाहर कोई चाचू हैं, मामू हैं, कोई भी हैं, उनके थ्रू आप उनके अकाउंट बना के कर लें। सो लाइक अकाउंट उनके नाम होगा, लेकिन आप कंप्लीटली यहाँ बैठ ऑपरेट कर सकते हैं। बट अगर किसी भी तरह के पंगे में नहीं पड़ना तो जो रेगुलेटेड ब्रोकर है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनके साथ जा सकते हैं। सही है। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स हैं, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ करें। आपकी नज़र में बेस्ट ऐप कौन सी है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये इतना ज़रूरी नहीं है? आई थिंक ये ज़रूरी है भी और नहीं भी है। सो देर आर अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें कि यहाँ पे कौन से ज़्यादा चल रहे हैं, तो आई थिंक ऑक्टाफेक्स काफ़ी ज़्यादा है, एक्सनेस है, एक्सएम है। सो आई थिंक इन सब के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अगर मैं बात करूँ ऑक्टाफेक्स की, तो बेसिकली ऑक्टाफेक्स में भी अब दो इसमें चीज़ें आ जाती हैं। अब ऑक्टाफेक्स बाइनरी भी करवा रहा है जो बेसिकली प्योर गैम्बलिंग है, और वो दूसरे वाला भी करवा रहा है जो रियल ट्रेडिंग है। तो अब इसके अंदर ज़्यादातर लोगों को, आई थिंक जो ज़्यादातर लोग जो ऑक्टाफेक्स पे जा रहे हैं, और क्योंकि जो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो 80% लोग तो गैम्बलिंग कर रहे हैं ऑक्टाफेक्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो बाकी हमारे पास बचता है एक्सएम और एक्सनेस। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये टॉप दो ब्रोकर हैं पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। मैं पर्सनली इस वक्त एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा अदर ऑप्शन क्या है? आई थिंक उसके बाद हम जा सकते हैं, हमारे पास फिर आ जाते हैं बाहर के ब्रोकर्स, ठीक है। हमारे पास IC मार्केट्स एक टाइम पे वो बहुत अच्छा था, मैं उसे यूज़ करता था। लेकिन इसमें ये चीज़ आ जाती है कि हम जब पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास इसमें सपोर्ट मिल जाती है आपको, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम इससे विद इन द कंट्री कर सकते हैं। जो बाहर के ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कुछ रेगुलेटेड ब्रोकर्स भी हैं, लेकिन उस पर फिर आपको लेवरेज उतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती कि आप उस पर इस तरह काम कर सकें। तो ये जो SMC है और इस तरह की और बहुत सारी टेक्निक्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, एज अ बिगनर फॉलो करना चाहिए इन्हें? आई थिंक ICT और SMC आजकल, जब मैंने स्टार्ट की थी तब इनका नाम भी ज़्यादा नहीं था, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट जो भी ट्रेडिंग में आता है सबसे पहले वो इन्हीं दो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सुनता है, इन्हीं का नाम सुनता है, ICT का और SMC का। ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही हैं, लेकिन आई थिंक जहाँ तक बात है स्ट्रैटेजी की, तो इसमें हम एक काफ़ी अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं कि कोई भी होली ग्रेल नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी को आप उसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। किसी के लिए कोई वर्क करती है, किसी के लिए कोई वर्क करती है। किसी को ICT समझ नहीं आता, कोई ज़्यादा सिंपल की तरफ जाता है, किसी को लगता है कि शायद सिंपल मेरा वे नहीं है, मुझे कॉम्प्लेक्स जाना है। कुछ इंट्राडे कर रहे हैं, कुछ स्कल्पिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक ये बिल्कुल इसी तरह जैसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये इंट्राडे ट्रेडिंग
वर्सेस स्कैल्पिंग, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली इस तरह से होता है कि आप पूरा दिन भी उसे होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई लिमिट नहीं है कि आपने अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप उसे चूज़ करनी है कोई टाइप, ऐसा नहीं है। सो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो क्या करेंगे, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा इसके अंदर ही अपने ट्रेड क्लोज कर लेंगे। सो बेसिकली वो लो टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर शॉर्ट टर्म बाय सेलिंग करते हैं। फिर आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, वो पूरा दिन होल्ड कर लेंगे, 8 घंटे, 10 घंटे थ्रू आउट द सेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स से एशियन सेशन है या लंदन सेशन है 8 घंटे का, 10 घंटे का, जिस तरह से भी है, तो वो थ्रू आउट लंदन से स्टार्ट लेके थ्रू आउट न्यूयॉर्क आधे तक कर लेते हैं, 10-12 घंटे। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग में आ जाता है। स्कैल्पिंग बेसिकली शॉर्टर वर्जन है, बिल्कुल, और इंट्राडे आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक। मिड टर्म हो जाता है। अच्छा, ये ट्रेडिंग के अंदर एक लिवरेज का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो ये बताएं ये क्या है और क्या हमें लिवरेज लेकर ट्रेडिंग करनी चाहिए? अच्छा, बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं वो अगर हम ओवरऑल देखें तो करेंसी पेयर्स एक दिन में शायद 1%, 0.5% मूव करते हैं। अब इसके अंदर मैं अपना $1000 का कैपिटल लेके जाता हूँ और मैं बाय सेल कर भी लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा ही है, इवन $10,000 से भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि पेयर्स मूवी सिर्फ 1% कर रहा है, 0.5% कर रहा है, कभी कभी कर ही नहीं रहा, लाइक कंसोलिडेशन है। सो यहाँ पे हमारे पास ब्रोकर्स आके हमें प्रोवाइड करते हैं लेवरेज। सो बेसिकली जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। सो अगर मैंने एक अकाउंट लिया है 1:100 वाला, तो उसके अंदर क्या होगा, मुझे बेसिकली जो मेरी बाइंग कैपिटल है वो मेरा 100x हो जाएगा। सो अगर मैंने $1000 इन्वेस्ट किया था तो अब मैं $1,00,000 से ट्रेड कर सकता हूँ। सो वो बेसिकली विद इन द ट्रेड हमें मिलता है और आफ्टर द ट्रेड वो ब्रोकर के पास वापस चला जाता है। सो वही कैपिटल ऐसे नहीं है कि आपको कोई लोन मिल रहा है कि ब्रोकर आपको $1,00,000 दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपकी वो बाइंग पावर मल्टीप्लाई कर देता है। अब ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर अब आप $1000 का अकाउंट है, आपने लेवरेज नहीं ली हुई, तो अगर आप उस पर लॉस करते हैं तो 1% या 0.5% होगा, राइट। लेकिन जब आप लेवरेज ले रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई 100 हो रहा है, तो लॉस भी मल्टीप्लाई 100 होगा अगर हुआ तो प्रॉफिट भी मल्टीप्लाई 100 होगा अगर हुआ तो। सो बेसिकली इसीलिए लोग $100, $200 आराम से लूज़ कर सकते हैं और $300, $400 एक दिन में बना भी सकते हैं $1000 से, बिकॉज ऑफ लेवरेज। लेकिन एक बात है कि एक बंदा है, उसने लेवरेज ले लिया, उसके अकाउंट के अंदर उसकी इतनी लिमिट ही नहीं है वो लॉस बर्दाश्त करने की, तो फिर वो कैसे मैनेज होता है? या उसकी एक लिमिट है कि आप इतने अकाउंट पे सिर्फ इतना ही लॉस ले सकते हो और इतनी ही ट्रेड, इतने % का रिस्क ले सकते हो? बिल्कुल ऐसे ही है। लिमिट है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है और अब लेट्स से आपके अकाउंट की लेवरेज थी 1:100, सो मीन्स अब आपके पास बाइंग कैपिटल है $1,00,000 का। अब आपने एक सर्टेन लॉट प्लेस कर दी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब $1,00,000 की अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी तो उस पर आप 2 लॉट शायद नहीं प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। आप 1 लॉट कर सकते हैं, आधी लॉट कर सकते हैं। अब आपने आधी लॉट प्लेस कर दी फॉर एग्जांपल, अब उसके अंदर एक सर्टेन लॉस है, 10 पिप्स 20 पिप्स, डिपेंड करता है कौन सा पेयर और हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो उसके अंदर वो पूरा अकाउंट वॉश भी हो सकता है। तो लाइक $1000 का $1000 रिस्क पे जा सकता है। अब वो हमने पिप्स के साथ मैनेज करना होता है कि 10 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है, उस तरह से मैनेज करें। सो वो सिंपल सी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। और रूल ऑफ थंब ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो आप 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल रिस्क करें। तो इवन विद लेवरेज जब आप रिस्क कर रहे हैं, अगर आपका $1000 का अकाउंट है, $10 एक ट्रेड पे इन्वेस्ट करें या $20 करें, इससे ज़्यादा ना करें। मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, आप लोन या इस कंडीशन में नहीं आओगे, क्योंकि वो आपको अलाउ ही उतना करेंगे। बिल्कुल ऐसे कि आप इतना ही रिस्क लें। बिल्कुल, लोन में जाने के हमें वो अलाउ करता भी नहीं है। सो लेकिन हमारा जब अकाउंट वॉश हो जाएगा, अकाउंट वॉश हो गया, हम लोन में नहीं जाएंगे ब्रोकर के। ये जो राफे भाई प्रो फर्म्स होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और अच्छा, अब प्रो फर्म्स भी बेसिकली इनका FTMO हमारे पास एक प्रो फर्म है जो टॉप प्रो फर्म है। आई थिंक वो 2017-18 से काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। 2021-22 के अंदर जाके एक बहुत बड़ा वेव आया प्रो फर्म्स का, कि जब एक नया सोल्यूशन प्रोवाइड किया ट्रेडर्स को कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है वो इस तरफ जा सकते हैं। बट है क्या ये बेसिकली? सो बेसिकली प्रो फर्म्स कंपनीज हैं, फंडिंग कंपनीज हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली लेट्स से एक प्रो फर्म है, वो कहती है कि हम आपको $1,00,000 का अकाउंट देंगे, नॉट बाइंग कैपेसिटी, लाइक प्रॉपर $1,00,000 का अकाउंट देंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें एक चैलेंज बाय करना है उनका। सो लेट्स से उस चैलेंज की फ़ीस है $500-600। आपने चैलेंज बाय किया, उसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 होंगे। तो 2 फेजेज हैं, उसके अंदर सर्टेन गोल्स हैं प्रॉफिट के और लॉस के भी। सो अगर आपने एक सर्टेन टारगेट के अंदर, टाइम के अंदर वो प्रॉफिट गोल अचीव कर लिया, फ़ेज़ 1 पास, फ़ेज़ 2 पास, और उसके बाद आपको मिल जाता है $1,00,000 का अकाउंट।
उसके ऊपर अब आपके पास जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है वो 10% होता है। सो बेसिकली टेक्निकली वो $10,000 है, लेकिन वो शो ये होता है कि $1,00,000 है, और अगर आपने $10,000 का लॉस कर दिया तो वो आपसे अकाउंट वापस ले लेते हैं, आपको दोबारा से चैलेंज स्टार्ट करना पड़ता है। और जो $10,000 का लॉस हुआ वो उनका आपका कुछ नहीं गया, लेकिन आपसे सिर्फ आपका लॉस ये हुआ कि जो आपने चैलेंज फीस दी वो आपकी लॉस हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो ये वैसे पे आउट के हवाले से ये प्रॉफिट्स ठीक हैं, मतलब मिलते हैं वैसे इनसे अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं? सो अब हमारे पास पिछले साल तक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रही थी, आती जा रही थी कि एक सर्टन बबल क्रिएट हो गया कि अब काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉफिट्स वाइप आउट हो गई। तो अगर मैं ऑनेस्टली प्रॉफिट्स से थोड़े बिजनेस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली ज़्यादातर प्रॉफिट्स क्या कर रही थी, वो फेल्ड चैलेंजेस से पैसे बना रही थी। एक बिगिनर है, उसको ट्रेडिंग नहीं आती, वो $50 इन्वेस्ट करेगा और उसे $10,000 का अकाउंट मिल जाएगा या $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा। तो बिगिनर्स को लालच बेसिकली दे के प्रॉफिट्स चैलेंजेस बाय करवाती हैं, और उनके सारा का सारा बिजनेस रेवेन्यू ये है कि जो फेल्ड चैलेंजेस के पैसे हैं वो उनकी पॉकेट में जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 1% ट्रेडर्स हैं जो पे आउट ले पाते हैं 90, और वो पे आउट भी 99% जो फेल्ड ट्रेडर्स हैं उन्हीं के पैसों से जा रहा होता है। सो बेसिकली एक सर्टेन फंड उन्होंने इकट्ठा किया फेल्ड चैलेंजेस से, और उसी में से अपने जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनको पे कर दिया, और फिर वो उनकी स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके उसके ऊपर भी पैसे कमाते हैं। सो ये बिजनेस मॉडल था जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, इवन माई फॉरेक्स फंड्स एक कंपनी थी जिसके ऊपर $300 मिलियन का फिर स्कैम केस हुआ इन द US। तो वो हमारे पास टॉप 1 पे आ चुकी थी, लेकिन बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के पे आउट्स चैलेंजेस के पैसे लेके जा चुकी हैं। तो अब इसे सेफ़ उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता काफ़ी ज़्यादा लोगों के नज़दीक। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आई विल से FTMO, वो सबसे पहले आई थी और अभी भी वो टॉप 1 पे चल रही है, कभी भी कोई मसला नहीं हुआ FTMO पे काम करते हुए। राफी भाई, बिगिनर्स के लिए आप क्या एडवाइस होगा? स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो ट्रेडिंग वर्ल्ड है हर बंदे के लिए सूटेबल है, कोई भी आ सकता है? आई थिंक ये अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आई डोंट थिंक कि हर बंदे को इसके अंदर आना चाहिए। स्पेशली मैं 2 लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि वो इसमें आए। पहले वो लोग जिनके पास एक्टिव इनकम नहीं है। अगर आप ऑलरेडी किसी और जॉब से या कहीं से भी कुछ ना कुछ फंड्स आपके पास नहीं है तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट हैं या अगर आप ऐसे हैं, अगर आपके पास फंड्स नहीं है और एक एक्टिव इनकम नहीं है तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप कैसे पैसे कमाएंगे? एक्टिव इनकम लास्ट में अगर आपके पास फंड्स हैं, अभी लेट्स से आप अपने फादर से कर लेते हैं, इवन दो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी से बोरो मत करें, किसी से पैसे मत लें, किसी के पैसे पे ट्रेड मत करिएगा। लेकिन अगर आप चूज़ करते हैं आपके पास कहीं से पैसे आ गए, फॉर एग्जांपल $2,000 आ गया, तो बगैर एक्टिव इनकम के उससे भी इन्वेस्ट मत करिएगा। द रीज़न इसके ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि अब अगर मेरे पास मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि यही मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है, और जब मैं स्क्रीन्स पे जाऊँगा तो मैं सोचूंगा कि आज मुझे $50 बना के उठना है क्योंकि कल बिल आने वाला है या कल मैंने वहाँ की पेमेंट करनी है। तो वहाँ पे फिर आप ट्रेडिंग इस तरह से नहीं कर रहे कि आपको सेटअप नज़र आ रहा है, आपको करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आपने ना की तो कल बिल कैसे देंगे? बेसिकली आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं। बिल्कुल साइकोलॉजिकली आप टोटली ख़त्म हो जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो जब आपको टेंशन नहीं है, अगर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आज पैसे ना भी बने मसला नहीं है, महीना पैसे ना बने मसला नहीं है, तो फिर आपकी बेस्ट ट्रेड्स आएंगी, आपकी साइकोलॉजी बेस्ट होगी। मतलब हर बंदा जो ये ट्रेडिंग के अंदर आए ना ही आए अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है। और ये जो लोन वगैरह की आपने बात की उधार लेने, फॉर एग्जांपल पापा से लेने में मसला क्या? आई थिंक आप ले सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इस पर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे जिसे आप मीट नहीं कर पाते हैं। सो इवन दो मैं तो रिकमेंड करूँगा जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी को बताएं ना, किसी को ना बताएं हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप चुप करके आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया एज अ साइड हसल नहीं, जैसे भी आप वो करते जाएं। अगर अब आपने फॉर एग्जांपल अपने फादर से पैसे लिए हैं तो बेशक वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे आप मुझे पैसे दो, लेकिन वो एक आपसे एक बिल्कुल साइकोलॉजिकली आपको बेशक वो बोले भी ना कि आप मुझे थोड़े पैसे बन भी रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली होगा कि यार मैंने पैसे लिए हैं, मैं उन्हें दिखाऊं, उन्हें मैं रिजल्ट्स दिखाऊं। सो वो रिजल्ट्स फिर नहीं आएंगे। जब आपके पास प्रेशर है कि आपको प्रूव करना है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा राफी भाई, एक क्विक क्वेश्चन आपसे, सबसे ज़्यादा लॉस आपने कितना किया हुआ एक दिन में? एक दिन में $2,500। और प्रॉफिट कितना किया होगा? $5,000। और अगर आपकी एवरेज अगर मैं बात करूं, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप कितने डॉलर मंथली कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज ट्रेडिंग से या पर डे या जिस तरह भी आप बताना चाहिए। मैं इनकम के क्वेश्चन ज़्यादा आंसर नहीं करता, लेकिन मैं इसे थोड़ा घुमा के बता दें। मैं इसे इस तरह से आंसर कर देता हूँ कि रिसेंटली अभी एक स्टडी आई थी कि पाकिस्तान में एवरेज हमारे पास इनकम क्या है। तो पिछले महीने मैंने एवरेज इनकम के 4 साल के पैसे बनाए थे। तो मैं इसे इस तरह से बस ठीक है, वो आप गूगल कर लीजिए। हाँ सही है, अब वो गूगल कर सकते हैं। अच्छा राफी भाई, अब एंडिंग की तरफ जा रहे हैं पॉडकास्ट की। बिगनर के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो आई थिंक कि रोड मैप इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि मैंने रोड मैप बताया, मैं दोबारा से उससे शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। सबसे पहले आप सीखें आके, ठीक है। आपने कोर्सेज़ बाय करने हैं, आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यूट्यूब पे सारा कुछ फ्री पड़ा हुआ है, आपको कुछ अनोखा नहीं मिलने वाला कोर्सेज़ के अंदर। मे बी अगर आप कुछ फिजिकल इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं साइकोलॉजिकली या जो आपको माइंडसेट के हवाले से, शायद वो आपके काम आ जाए, लेकिन ओवरऑल कोर्सेज़ आप यूट्यूब से ही करें। आई विल रिकमेंड दैट, स्पेशली इन द स्टार्ट। उसके बाद प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप एक लूप में फंस जाएंगे, लॉसेस की लूप में, बार बार लॉस करेंगे, फिर कहीं से पैसे करेंगे, फिर लॉस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो एक दफ़ा अपने ऊपर कंट्रोल करें, एक दफ़ा 6 माह लगा लें, आप बैक टेस्टिंग कर लें, डेमो ट्रेडिंग कर लें। वो कॉन्फिडेंस जो आपको आएगा ना कि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है 3-4 माह का कि ये देखें मैं प्रॉफिटेबल हूँ, वो डाटा जो है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। सो आई थिंक एलेक्स हॉर्मोज़ी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपको कॉन्फिडेंस शीशे में देख के चीखने से नहीं आता कि मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। एक डाटा से आता है, रिजल्ट से आता है। अगर आपने प्रूव किया हुआ है ख़ुद को पिछले 6 माह में कि ये देखो मैं कर सकता हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस अलग होगा, बजाय ऐसे कि आप शीशे में बोलें कि नहीं ये जो मैंने कोर्स देखा है ना, इससे तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं हूँ प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं होगा। सो आई थिंक एक प्रूफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में आए, आप अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच राफी भाई। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर आपके साथ फर्दर हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कोई लाइव क्लास जो है वो बनाएं, ताकि जो लोग ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं फॉरेक्स, उनके जो लाइव Q&A हम फिर उसको उस तरह से डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को जाने से पहले ही बताना चाहूँगा कि जब मैं आज से 5 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था, नॉट इन ट्रेडिंग, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा सीखा था कि पैसे कैसे कमाते, तो मैंने आपके चैनल के थ्रू देखा था। सो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बेशक मैं उसमें नहीं रहा, मैं फ्रीलांसिंग से कहीं भी आ गया, लेकिन अगर वो वीडियो मैंने ना देखी होती तो आज मैं बिल्कुल यहाँ ना होता। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे घर वाले सब ने मुझे कहा ये स्कैम है, जैसे कहते हैं उस टाइम पे सबको कहा गया था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने बिलीव किया वो, और वो सब फ्री यूट्यूब से स्टार्ट हुआ था, आपके चैनल से स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक फ्री यूट्यूब गोज़ अ लॉन्ग वे। यूट्यूब और गूगल की पावर को यूटिलाइज़ करें। ऐसे ही होता है बिल्कुल राफी भाई। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मेहनत है, अल्लाह ताला ने और आपको कामयाब करे। मैंने भी जब स्टार्ट लिया था तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाह रहा था, जो कि मेरी शुरू से मुझे ड्राइंग पसंद नहीं थी, लेकिन उस टाइम ट्रेंड चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइन और ये वो, तो मैं भी उस तरफ आ रहा था। लेकिन बाय द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ये लेकिन जिन लोगों की वजह से मैं आया, मैंने एटलीस्ट वीडियोस देखना शुरू की, मैं फील्ड के अंदर एंटर हो गया। एक बार जब आप आ जाते हैं फिर उसके बाद आप रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। राफी भाई थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में भी फिर आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। थैंक यू।